हेलो, मेरा नाम प्रेरणा सिंह है और मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ। मैंने इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज 2021 क्लियर किया है और प्रेजेंटली मैं आरबीआई में एज अ ग्रेड बी रिसर्च ऑफिसर काम कर रही हूँ। मैंने अपनी अंडर ग्रेजुएशन किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से पूरी की है और पोस्ट ग्रेजुएशन दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से की है। उसके बाद मैंने कुछ साल कॉर्पोरेट में काम किया है आरबीआई ज्वाइन करने से पहले। मैंने यूपीएससी एग्ज़ाम्स की तैयारी करने का 2018 में सोचा था और वहीं से मैंने तैयारी शुरू की थी। मेरी तैयारी में मेरे पास सबसे ज़्यादा जो स्कैर्सिटी थी वो टाइम की थी। टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट था क्योंकि मेरी जॉब डेटा एनालिटिक्स की थी और जो एग्ज़ाम डिमांड करता है वो चीज़ें काफ़ी डिफरेंट थी। तो अगर मैं अपनी तैयारी एकदम बेसिक से बताऊं तो वो एक बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपने तैयारी के लिए टाइम दूँ मैं, क्योंकि कॉलेज में और जॉब में ऐसा होता है कि टाइम बहुत जगह चला जाता है, दोस्तों के साथ इधर उधर घूमने में, तुम्हारी टीम कहीं पार्टी करने जा रही है, तो ये सब मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी करना अगर मुझे तैयारी करनी थी तो। सो मैंने ये सब बहुत रिड्यूस कर दिया था जब मैं अपनी जॉब के साथ तैयारी कर रही थी। सो अगर कोई एस्पिरेंट है जो जॉब के साथ मैनेज करने की कोशिश कर रहा है तो ये सब चीज़ें हैं जो कम करनी पड़ेगी, पढ़ाई को टाइम देना पड़ेगा क्योंकि इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज का सिलेबस काफ़ी बड़ा है और थोड़ा टाइम लगता है उसको कवर करने में। जब मैंने शुरू किया था तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं था किसी भी चीज़ का, तो मुझे पता था कि मुझे काफ़ी टाइम डिवोट करना पड़ेगा। उसके बाद डिसीजन लेना था कि कोचिंग लेनी है कि नहीं लेनी है। मैंने इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए कोई कोचिंग नहीं ली है, सब कुछ मैंने सेल्फ स्टडी से ही किया है। मैंने जनरल स्टडीज़ की कोचिंग के लिए एनरोल किया था, बट वो भी मैंने बहुत 2-3 महीने के लिए ज्वाइन किया, उसके बाद मैंने छोड़ दी बिकॉज मुझे बहुत रिवॉर्डिंग नहीं लग रहा था। मेरे पढ़ाई का तरीका बहुत डिफरेंट था जो कोचिंग वाले पढ़ा रहे थे। तो इसलिए मैंने सेल्फ स्टडी पे ही फोकस करना ज़रूरी समझा। उसके बाद हम तैयारी पे आते हैं तो इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज में 6 पेपर होते हैं और उन 6 पेपर्स को क्लियर करने की शुरुआत में सबसे पहला स्टेप होना चाहिए एग्ज़ाम को एनालाइज करना। ये गलती मैंने की थी कि मैंने इनिशियल जब तैयारी शुरू की थी तो बहुत टाइम नहीं दिया था एग्ज़ाम को एनालाइज करने में, बट इस अटेम्प्ट से पहले मैंने काफ़ी टाइम दिया था कि एग्ज़ाम को एनालाइज करो, एग्ज़ाम को समझने में। और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि सिलेबस लो, लाइन बाय लाइन सिलेबस पढ़ो और पास्ट ईयर क्वेश्चंस पिछले 5-6 साल जितनी भी अवेलेबिलिटी है उसके हिसाब से उनको देखो। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन से अगर एनालाइज कर एग्ज़ाम को किया जाता है तो काफ़ी कुछ समझ में आ जाता है। सो नाउ जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट करना है, तो इसके थ्रू, इस एनालाइजेशन के थ्रू काफ़ी सही गाइडेंस मिल जाती है कि कैसे एग्ज़ाम को अप्रोच किया जाए, कैसे पढ़ा जाए उसके बारे में। फिर हम लोग आते हैं पेपर्स पे। तो पहले 2 पेपर होते हैं वो जनरल स्टडीज़ और इंग्लिश के पेपर होते हैं, रेस्ट 4 हमारे इकोनॉमिक्स के पेपर होते हैं। जनरल स्टडीज़ में भी मैंने यही किया था कि 5 साल के क्वेश्चन लेके कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी 4 सेक्शन होते हैं, उनमें कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं और उनको एनसीईआरटी से जाके पढ़ लिया था। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी रेफ़र की थी, हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी रेफ़र की थी, पॉलिटी के लिए मैंने कुछ लक्ष्मीकांत रेफ़र किया था और इकोनॉमी तो ऑप्शनल के साथ साथ हो जाता है और कुछ करंट अफेयर्स बेस्ड भी आते हैं। वो क्वेश्चन आप न्यूज़पेपर पढ़ के या मीन्स 365 पढ़ के कंप्लीट कर सकते हैं। उसके बाद आता है इंग्लिश का पेपर। इंग्लिश के पेपर में एसे आता है, एक कॉम्प्रिहेंशन आता है, कुछ वोकैब के क्वेश्चन आते हैं। एसे को टैकल करने के लिए भी मैंने पास्ट ईयर क्वेश्चन से देख के टॉपिक्स की लिस्ट बना ली थी कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं और उनके ऊपर कंटेंट इकट्ठा कर लिया था। और मैंने एक और चीज़ की थी एसे में मार्क्स इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि मैंने जो एक अटेम्प्ट दिया था इससे पहले 2018 में, उसके मार्क्स से मुझे समझ आया था कि मुझे आंसर राइटिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मैंने टॉपर्स के पेपर डाउनलोड किए थे एसए के, यूपीएससी सीएससी के, और उससे मैंने एक आइडिया ले लिया था कि लोग लिखते कैसे हैं। उसके बाद हम आते हैं इकोनॉमिक्स के 4 पेपर पे।
पहला पेपर होता है हमारा माइक्रो, क्वांटिटेटिव मेथड्स इन इकोनॉमिक्स एंड इकोनोमेट्रिक्स। माइक्रो के लिए मैंने यूपीएससी सीएससी ऑप्शनल और इकोनॉमिक सर्विसेज की इंटीग्रेटेड तैयारी की थी, तो मैंने एच एल आहूजा को रेफ़र किया था। बट इकोनॉमिक सर्विसेज में कुछ और क्वेश्चंस होते हैं जो एच एल आहूजा में इतने मेंशन नहीं है, जैसे कांस्टेंट इलास्टिसिटी फंक्शन पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, यूलर्स थ्योरम पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो उसको मैंने इंटरनेट से समझ लिया था, या कॉलेज टाइम से एक बुक थी मेरे पास निकलसन एंड स्नाइडर, उसको रेफ़र किया था मैंने काफ़ी कम टॉपिक्स के लिए, वो वैसे इंटरनेट से भी कवर किए जा सकते हैं। दूसरा है क्वांटिटेटिव मेथड्स इन इकोनॉमिक्स, उसका सिलेबस देख के मैंने इंटरनेट से ही पढ़ाई की थी उसकी। और इकोनोमेट्रिक्स के लिए मैंने बेसिक बुक गुजराती है वो उसको रेफ़र किया था। बट पेपर 1 में प्रैक्टिस की बहुत ज़रूरत है न्यूमेरिकल्स की, क्योंकि मेरा सबसे ज़्यादा टाइम मैनेजमेंट वीक पेपर 1 में ही था, क्योंकि पेपर 1 में क्या होता है कि सॉल्व करने होते हैं क्वेश्चंस, और अगर बीच में हम कहीं अटक जाए किसी न्यूमेरिकल में तो वो बहुत टाइम ले जाता है, जैसे इकोनोमेट्रिक्स के क्वेश्चन हैं, और इतना टाइम होता नहीं है पेपर में, हर एक क्वेश्चन को मुश्किल से 9-10 मिनट दे पाते हैं, तो प्रैक्टिस की बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरत है पेपर 1 के लिए। अब हम आते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 में है मैक्रो, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और ट्रेड। मैक्रो के बेसिक्स कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैंने फ्रॉयन रेफ़र की थी, बट कुछ टॉपिक्स हैं जैसे नेशनल इनकम अकाउंटिंग है, कुछ नियो केनीशियन पे टॉपिक्स हैं जो एच एल आहूजा मैक्रो बुक से कवर हो जाते हैं, तो बहुत सेलेक्टेड टॉपिक्स के लिए मैंने एच एल आहूजा को भी रेफ़र किया है, बट बेसिक कॉन्सेप्ट्स के लिए मैंने फ्रॉयन ही पढ़ी है। उसके बाद हम आते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की ऐसे कोई डेडिकेटेड बुक मुझे मिली नहीं, तो मैंने टॉपर्स गौरव अग्रवाल यूपीएससी सीएससी के टॉपर थे, उनके नोट्स मैंने डाउनलोड किए हैं, उनके काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स हैं, उनसे बेटर नोट्स मुझे कहीं नहीं मिले हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। उसके साथ साथ एमएल जिंगन करके एक बुक है और इंटरनेट, इन तीनों को यूज़ करके मैंने अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के नोट्स बनाए थे। फिर हम आते हैं पेपर 3 पे। पेपर 3 है इन्वायरमेंट एंड पब्लिक फाइनेंस। इसका सिलेबस बाकी पेपर से कम है और ये काफ़ी रिवॉर्डिंग है, तो पब्लिक फाइनेंस के लिए मैंने एक मस्गरेव करके बुक है उसको यूज़ किया था, बाकी मैंने काफ़ी इंटरनेट यूज़ किया हुआ है पब्लिक फाइनेंस के लिए। उसके बाद इन्वायरमेंट के लिए इग्नू की एक बुक आती है, वो फ्रीली अवेलेबल है, इग्नू का इन्वायरमेंट मटेरियल, वो डाउनलोड आप कर सकते हैं। उसमें कुछ क्वेश्चन स्ट्रेट अवे सॉल्व हो जाते हैं जो इकोनॉमिक सर्विसेज पूछता है, जैसे ग्रीन अकाउंटिंग पूछता है, कुछ फिशरीज़ के मॉडल हैं, कुछ नेट प्रेजेंट अकाउंटिंग करनी होती है उसके क्वेश्चंस आते हैं, तो वो वहाँ से सॉल्व हो जाते हैं। बाकी क्वेश्चंस के लिए मैंने इंटरनेट को रेफ़र किया था, रिसर्च पेपर्स देखे थे, तो रिसर्च पेपर्स ऐसे पूरे नहीं पढ़े थे, उनमें अगर कोई एग्जाम्पल है उनका कंक्लूजन पढ़ लिया, उनका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, ये करके नोट्स बना लिए थे। अब आते हैं पेपर 4 पे, जो बहुत ही डायनामिक पेपर है और मुझे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट पेपर 4 लगता था जब मैंने तैयारी शुरू की थी, क्योंकि मुझे बहुत आइडिया नहीं था इंडियन इकोनॉमी का। उसके बाद मैंने उसको बेसिक्स को समझने के लिए मिश्रण पूरी पढ़ी थी, जो इंडिपेंडेंस के बाद प्री रिफॉर्म पोस्ट रिफॉर्म के बारे में बहुत अच्छे से समझा देती है कि किस टॉपिक में कैसे चल रहा था। उसके बाद उसको करंट अफेयर्स से सप्लीमेंट किया, न्यूज़पेपर पढ़ के, इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के, मेंस 365 की बुकलेट आती है वो पढ़ के, एक इसके भी काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स मैंने बना लिए थे। उसके बाद इसमें आंसर्स को एनरिच करने के लिए अलग अलग इकोनॉमिस्ट के लिखे हुए आर्टिकल्स, पेपर्स, वो भी मैंने पढ़े थे। तो ये है हमारे 6 पेपर का कंटेंट। अब आती है आंसर राइटिंग, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में। मैंने इनिशियली बहुत फोकस नहीं किया था आंसर राइटिंग पे, बस इस अटेम्प्ट से पहले मैंने काफ़ी आंसर राइटिंग की है। तो उसको अब हमारे पास इतना पढ़ के बहुत सारा कंटेंट आ जाता है, लेकिन अब उसको एक अच्छे आंसर में कैसे कन्वर्ट करना है, उसके लिए मुझे 3 चीज़ों ने बहुत हेल्प की थी। एक है कि खुद आंसर लिखे, उसके बाद खुद को समझ में आता है कि ये आंसर सही नहीं है, इसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकता है। उसके लिए मैंने बहुत टॉपर्स की टॉक देखी थी, यूट्यूब वीडियोस देखे थे, उनसे कुछ समझ में आ जाता है कि अच्छा आंसर ऐसे लिखना है, एक इंट्रोडक्शन होना चाहिए, कंटेंट होना चाहिए, उसके बाद उसका एक कंक्लूजन होना चाहिए। उसके सेकेंड चीज़ जिसने हेल्प की थी वो थी कि मैंने अपने कुछ दोस्त जो ऑलरेडी सर्विसेज में हैं उनको आंसर्स लिख के भेजे थे, बहुत नहीं, ऐसे 4-5 आंसर्स लिख के, तो उनका जो फीडबैक आता था वो मैंने एक एक्सेल शीट में लिख लिया था।
उसके बाद खुद एनालाइज करके जो भी मुझे लगता था वो भी मैंने उस एक्सेल शीट में ऐड कर दिया था। तीसरी चीज़, मैंने जिनका भी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल रहा है उनके टेस्ट सीरीज़ के अगर कुछ पेपर अपलोडेड है कहीं पे, वो उनको डाउनलोड कर लिया था और फिर देखा था कि वो कैसे आंसर लिखते हैं और मैं कैसे आंसर लिखती हूँ। इन दोनों का कंपैरिजन करके जो भी मुझे पॉइंटर्स मिले वो भी मैंने अपनी एक्सेल शीट में ऐड कर लिए थे। तो इस तरीके से मैंने अपनी आंसर राइटिंग इम्प्रूव की। एक और चीज़ थी आंसर राइटिंग में, जैसे मेरा इंट्रोडक्शन और कंटेंट मुझे सही लगता था, बट कंक्लूजन बहुत अच्छा मैं नहीं लिख पा रही थी इनिशियली। उसके लिए मैंने क्या किया था कि अखबार जब मैं पढ़ती थी उसमें मैं अगर अनएम्प्लॉयमेंट पे कोई आर्टिकल आया हुआ है तो मैं उनकी उसका समरी देख लेती थी। एंड में वो कंक्लूजन लिखते हैं जो भी जिस भी राइटर ने वो लिखा है, और वो काफ़ी अच्छे से समराइज़ करते हैं, तो मैं वो लाइन एज इट इज़ कॉपी करके अनएम्प्लॉयमेंट वाले नोट्स में ऐड कर देती थी। सेम मैंने इकोनॉमिक सर्वे का भी ऐसे काफ़ी यूज़ किया है इन चीज़ों के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल अगर एनपीएस पे क्वेश्चन आता है और इकोनॉमिक सर्वे में कोई एनपीएस पे चैप्टर है तो बहुत अच्छा कंक्लूजन वहाँ से मिल जाता है लिखने के लिए। तो इस तरीके से मैंने अपनी आंसर राइटिंग को इम्प्रूव किया था। उसके बाद आता है इंटरव्यू स्टेज। कुछ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। इंटरव्यू स्टेज में सबसे पहले हमको भरना होता है डैफ, विच इज़ डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म, जिसमें तुम अपने बारे में बताते हो क्या कहाँ से पढ़ाई की है, कहाँ अगर जॉब कर रहे हो, तुम्हारे इंटरेस्ट क्या हैं, तुम्हारे वीकनेसेस क्या हैं। ये एप्लीकेशन फॉर्म में भर के भेजते हैं और ये एक समरी शीट होती है जो बोर्ड मेंबर्स के पास जाती है। अब इंटरव्यू की तैयारी के लिए भी मैंने बहुत अपने दोस्तों से बात की थी जो सर्विसेज में है, बहुत टॉपर्स की टॉक देखी थी कि, और उससे मैंने नोट्स बना लिए थे कि क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। तो चार चीज़ें हैं जो इंटरव्यू में मैंने प्रिपेयर करी थी। पहली चीज़ अपने बारे में, जैसे तुम्हारा नाम क्या है, उसका मतलब क्या है, उससे कोई फेमस पर्सनालिटी एसोसिएटेड है। फिर तुम्हारे बर्थ डे पे अगर कुछ इम्पॉर्टेंट डे है वर्ल्ड वाइड या इंडिया में। उसके बाद है तुम्हारा होम स्टेट से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जैसे मैं राजस्थान से हूँ तो राजस्थान के सोशल इश्यूज़, इकोनॉमिक इश्यूज़, वहाँ की पॉलिटी कैसी है, ज्योग्राफी कैसी है। उसके बाद तीसरा है करंट अफेयर्स, जो हाल फिलहाल में क्या चल रहा है उसके बारे में भी बोर्ड मेंबर्स क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जब मैं तैयारी करी थी तो अफगानिस्तान, चाइना से रिलेटेड चीज़ें चल रही थी, तो उसमें इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या हो सकता है इंडिया पे, ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये चीज़ें न्यूज़पेपर से कवर हो सकती हैं। मैंने बिज़नेस स्टैंडर्ड रेफ़र किया था अपने इंटरव्यू से पहले। 2 महीने मैंने बिज़नेस स्टैंडर्ड को पढ़ा है और मैं नोट्स बना लेती थी बिज़नेस स्टैंडर्ड के आर्टिकल्स के, जिससे मुझे पर्सपेक्टिव्स याद हो जाए। उसके बाद है फोर्थ है थ्योरी, जो हम मेंस में पढ़ के हमको आती है थ्योरी, बट उसको रिवाइज कर लेना चाहिए इंटरव्यू से पहले, क्योंकि वो लोग बहुत बेसिक क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। अगर मैं अपने इंटरव्यू पैनल के बारे में थोड़ा बताऊं तो मेरा इंटरव्यू मेरी एक्सपेक्टेशन से काफ़ी डिफरेंट रहा था। मैंने सोचा था थोड़ी प्रेशराइज सिचुएशन होगी, बट मेरा इंटरव्यू पैनल बहुत ही कॉर्डियल था। हमारे चेयरमैन थे एयर मार्शल, उन्होंने समरी शीट पढ़ के सारे पैनल को पहले बताया। उसके बाद उन्होंने कुछ फाइनेंशियल इंक्लूजन पे मुझसे क्वेश्चन पूछने शुरू किए और जैसा मैंने जवाब दिया उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस बिल्डअप होते गए। फिर सेकंड पैनल मेंबर ने, जो सर्विस मेंबर ही थी, उन्होंने मुझसे पूछा अबाउट एनबीएफसी एंड रोल ऑफ आरबीआई इन एनबीएफसीज रेगुलेशंस, व्हाई स्टेक इज गिवन एट 26% फॉर अ प्रोमोटर इन एनबीएफसीज। उसके बाद थर्ड इंटरव्यू पैनल मेंबर थे, फिर उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम्हारा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, जो मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स बताया। तो उसके बेसिस पे उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछे कि मार्केट इक्विलिब्रियम क्या होता है, डुओपोली क्या होती है, ओलिगोपोली क्या होती है, तुम अगर कुछ खरीदने जाओगे तो कैसा मार्केट स्ट्रक्चर एक्सपेक्ट करोगे। फिर फोर्थ मेंबर थी, उन्होंने फाइनेंशियल इंक्लूजन पे ही और ज़्यादा क्वेश्चन पूछे थे। कुछ रूरल की स्कीम्स पूछी थी, जैसे नरेगा, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन,
और रूरल अर्बन मिशन। सो ओवरऑल मेरा इंटरव्यू ऐसे बहुत कॉर्डियल था, बहुत कंफर्टेबल उन्होंने फील कराया था हमें। तो ये थी मेरी जर्नी पूरी यूपीएससी इकोनॉमिक्स सर्विसेज की प्रिपरेशन के लिए। अगर मैं बहुत समराइज़ करके एम्फेसिस कर पाऊँ तो सबसे ज़्यादा जब स्टार्ट करते हो तो एनालाइज करो एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से सिलेबस और पास्ट ईयर्स के थ्रू। उसके बाद कंटेंट को इनरिच करो, मल्टीपल जगह से पढ़ने की कोशिश करो। उस थर्ड स्टेप है आंसर राइटिंग, जो आंसर राइटिंग डेडिकेटेडली करनी है और टाइम 3 घंटे लगा के पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करो। और फोर्थ है, अगर टेस्ट सीरीज देना चाहो तो मैंने आईएएस के लिए कोई टेस्ट सीरीज नहीं दी थी, मैंने आरबीआई के लिए सिर्फ 2 टेस्ट लिखे थे। बट टेस्ट सीरीज से क्या होता है, एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव मिल जाता है, कुछ चीज़ें हमको ऑलरेडी पता होती हैं बट आंसर्स में रिफ्लेक्ट नहीं होती हैं। तो वो मुझे एक टेस्ट से 2 टेस्ट सीरीज देके 2 टेस्ट देके समझ में आ गया था। तो ये सारे अगर ध्यान में चीज़ें की जाएँ तो ये एग्ज़ाम निकालना काफ़ी डुएबल हो जाता है। एंड आई होप जो भी मैंने बताया वो हेल्पफुल रहे एस्पिरेंट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।